आज हमने करना है वर्कशीट 43, जिसमें हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, तत्वों का वर्गीकरण। ये पाठ बहुत ही स्कोरिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपके 9th क्लास के जिसमें आपने परमाणुओं, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, इन सब के बारे में पढ़ा था। ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है, उसी का एक्सटेंशन है। तो आपको सबसे पहले अपने 9th क्लास के वो कंसेप्ट थोड़े से रिकॉल कर लेने चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आती है कि आपको याद ही नहीं है कि 9th में क्या था, हमने क्या पढ़ा था, तो एक बार उस चैप्टर को गो थ्रू करेंगे। वो चैप्टर के कंसेप्ट्स अगर क्लियर होंगे तभी आप इस पाठ को अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। बेटा, नाम से ही पता चल रहा है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है चीज़ों को समूहों में बांटना। तो यहाँ हमें किनको बांटना है? तत्वों को बांटना है। अब जैसे जैसे प्रोग्रेस होती गई, खोज होती गई नए नए तत्वों की, तो उन सबको पढ़ना मुश्किल हो गया। तो तत्वों की स्टडी करना, तत्वों के बारे में जानकारी आसान बनाना, उनके गुण धर्मों को समझना आसान करने के लिए उन्हें समूहों में बांटा गया। क्योंकि बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जिनके गुण धर्म आपस में मिलते जुलते हैं। तो मिलते जुलते गुण धर्म वालों को एक ही समूह में डाल दिया गया। हमारे आसपास के पदार्थ तत्व, मिश्रण और यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं, जैसे सोडियम, सोना, मैग्नीशियम। यहाँ कई तत्वों के उदाहरण आपको दिए गए हैं। बहुत सारे तत्व हैं। अब तक 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं, जो ढूंढे जा चुके हैं, खोजे जा चुके हैं, और वैज्ञानिक उनके बारे में, उनके गुण धर्मों के बारे में जानते हैं। तो इनके जो अणु हैं, तत्वों के जो परमाणु हैं, यहाँ पर एक शब्द आना चाहिए परमाणु। अणु की जगह होना चाहिए परमाणु। कि हर तत्व, जैसे मान लीजिए कि मैं सोडियम का तत्व हूँ, तो मेरे जितने भी परमाणु होंगे वो सारे एक जैसे होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे, चाहे वो पानी में पाए जाए, चाहे वो जमीन में या कहीं और। इसलिए लिखा गया है कि तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अगला है, अब तक 118 तत्व ज्ञात हैं। इनमें से 98 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, बाकी जो हैं वो संश्लेषित रूप से, आर्टिफिशियली तैयार किए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए पहला इसको पॉइंट बना लेंगे कि हम उन्हें सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, सुव्यवस्थित ढंग से, पूरा व्यवस्था से। उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उन्हें वर्गीकृत किया गया। ठीक है, जैसे बेटा आपने एक चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने ये जीवों की विविधता के बारे में पढ़ा था 9th में, कि जैसे जैसे और जीवों के बारे में पता चलता गया, तो हर एक को अलग अलग स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मिलते जुलते गुण धर्मों वाले तत्वों को या जीवों को एक समूह में डाल दिया जाता है। ठीक है, ताकि उनकी एक साथ कलेक्टिव स्टडी की जा सके। सबसे पहले जो ज्ञात तत्व हैं उन्हें धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत किया गया। जैसे जैसे तत्वों और उनके गुण धर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, उनके वर्गीकरण करने के प्रयास किए गए। अब मान लीजिए पहले कभी अगर 5 ही तत्व पता थे, तो पांचों की अलग अलग स्टडी कर ली, पांचों के बारे में अलग अलग जानकारी इकट्ठी कर ली। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, उन्हें अलग अलग पढ़ना मुश्किल होता गया, तो इसलिए उनका वर्गीकरण किया गया। अब वर्गीकरण के प्रयासों में यहाँ पर आज आज की वर्कशीट में आपने दो वैज्ञानिकों के प्रयास के बारे में पढ़ना है। एक है डॉबरनियर के त्रिक और दूसरा है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। इसी प्रकार हम आगे भी और वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे। डॉबरनियर ने 1817 में, ये जर्मनी के थे, समान गुण धर्म वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, कि जिनके गुण धर्म एक जैसे हैं उनको एक ही समूह में डाल दिया। तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार, यहाँ पर आप भार की जगह पे द्रव्यमान शब्द का इस्तेमाल करेंगे, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें त्रिक कहा गया। तभी यहाँ पर टॉपिक का नाम भी डॉबरनियर के त्रिक है। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का मध्य होता है। तो डॉबरनियर ने ना सिर्फ 3 ही त्रिक दिए थे, और उन्होंने क्या किया, तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार लगाया, 3 तत्वों को एक समूह में रखा,
तो बीच वाले का जो परमाणु द्रव्यमान है वो बाकी दोनों के का मध्य है, यानी कि जैसे सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो लिथियम और सोडियम, यहाँ देख रहे हैं ना Li और K, Li मीन्स लिथियम और K मीन्स पोटेशियम। तो लिथियम और पोटेशियम के द्रव्यमान को जोड़िए, ये लिथियम और पोटेशियम के द्रव्यमान को जोड़ो और उसे आधा कर दो, एवरेज निकालना जिसे कहते हैं, तो आपको सोडियम Na का परमाणु द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही ये सेकंड वाला त्रिक है और ये थर्ड है, तो इनमें भी इसी प्रकार का एक समान सी गुणधर्म जो है ये पाया गया, इस तरह की विशेषता पाई गई। जैसे यहाँ लिखा भी है, उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एक त्रिक लिया। अब परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 6-9, हाँ यहाँ पर ये ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दी हुई है, 23 प्लस 23.2, 6.9 सॉरी, और 39.0 है। लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत, यानी कि अगर आप 6.9 प्लस 39 अगर आप इसे जोड़ते हैं तो ये आपका आता है 39 और 6 हो गए आपके 45.9, और उसको 2 से भाग कर देंगे तो आपको मिलेगा 22.95, ये ठीक है। आप इसे आसानी के लिए 7 भी ले सकते हैं, तो 7 प्लस 39 करेंगे तो 46, 46/2, ये आपका आ जाएगा 23। तो 23 यूनिट के आसपास ही सोडियम का द्रव्यमान होता है। इस प्रकार बाकी त्रिकों में भी ये Sr, ये Br ब्रोमीन, इनका निकाला जा सकता है। अब हम बात करेंगे न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की। न्यूलैंड ने क्या किया, तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया। तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान पाए गए। जैसे बेटा वो होता है ना सारे गामा पाधा निसा, जो ये म्यूजिक के नोट्स हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है सारे गामा पाधा निसा, तो हर 8वां सुर 7वें सुर के जैसा ही हो जाता है। तो यहाँ भी वही बात है कि 8वां जो जब उन्हें परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लगाया जाएगा तो संगीत के अष्टक से उन्होंने इसकी तुलना कर दी कि हर 8वें तत्व के गुणधर्म पहले वाले तत्व के जैसे ही होंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है इन्होंने, हाइड्रोजन देखिए, Li लिथियम, Br ब्रोमीन, उसके बाद है आपका B बोरॉन, C कार्बन, फिर N नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन, F फ्लोरीन, Na सोडियम। इस प्रकार ये बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में लगे हुए हैं। और आप देखेंगे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, आपने जब चौथा पाठ पढ़ा था 9th क्लास में, तो वहाँ भी आपने देखा था कि इन सबके गुणधर्म एक जैसे होते हैं, क्योंकि इनके आखिरी कोश में सबके पास एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो ग्रुप बन गया, ये अगर आप देखें लिथियम से 8वें नंबर पर सोडियम आता है, तो इस दोनों की प्रॉपर्टीज, इन दोनों के गुणधर्म आपस में बराबर हैं। तो ये दोनों ने प्रयास किए, लेकिन ये प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं थे, क्योंकि डॉबरनियर के टाइम पे यहाँ क्या सीमाएं हैं, यहाँ क्या कमियां रह गई कि उस समय तक ज्ञात तत्वों को केवल 3 ही त्रिक ज्ञात कर सके, इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही। ऐसा नहीं था कि उस समय सिर्फ ये 9 ही तत्व ज्ञात थे, और भी तत्व थे, लेकिन डॉबरनियर उन्हें इस तरह के त्रिकों में व्यवस्थित नहीं कर पाए, सिर्फ 3 ही त्रिक बना पाए। बाकियों का क्या, बाकियों के बारे में क्या, उनके समूहों का क्या। लेकिन फिर भी बेटा प्रयास होता है। शुरुआत उन्होंने की, उसी के ही कमियों को हटाते हुए आगे के वैज्ञानिकों ने अपने प्रयास किए। तो कोई भी प्रयास जो है वो बेकार नहीं जाता है, वो आगे के प्रयास के लिए भूमिका बनाता है। अब न्यूलैंड के जो अष्टक सिद्धांत है उसमें क्या सीमाएं थी कि यह नियम केवल कैल्शियम धातु तक ही लागू होता था। ये देखिए कैल्शियम जो तत्व है यहाँ तक, उसके बाद प्रॉब्लम आने लगी थी कि नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। जो नए तत्वों की खोज होने लगी तो वो इस सारणी में फिट नहीं बैठ रहे थे। दूसरी बात है कि सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया गया, बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी उन्हें भी एक स्थान पे रख दिया। तो कैल्शियम का क्या हुआ, तो उसका क्या हुआ कि जो एक समान तत्व थे, जो यहाँ पर देखिए जैसे 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, जबकि इनके गुणधर्म मैच नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है ना, असमान तत्वों को जिनके गुणों में समानता नहीं थी एक स्थान पर ही रख दिया गया,
दो दो तत्व एक जगह पे रख दिए कि जबरदस्ती वहां पर मतलब फिट नहीं हो रहे थे वो सारणी में, जबरदस्ती उन्हें वहां फिट कर दिया गया। लेकिन कैल्शियम तक उनका बिल्कुल ठीक था कि परमाणु द्रव्यमान बढ़ रहा है और हर आठवें की अपने पहले वाले तत्व से उनके गुणधर्म मैच कर रहे हैं। तो इनका भी प्रयास थोड़ा डॉबरनियर से आगे गया। इन्होंने अगर 9 तत्वों को समूह में रखा तो ये 20 रख पाए। कैल्शियम तक अगर आप देखें तो 20 परमाणु द्रव्यमान हो जाता है, परमाणु संख्या हो जाती है, सॉरी। ये आप 9th क्लास का जब तक चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ेंगे ना बेटा, उसे रिकॉल नहीं करेंगे, तो इस चैप्टर को समझने में दिक्कत आ सकती है। तो पहले आप उसका वीडियो देखेंगे, उसकी अपने लेसन को रिवाइज करेंगे, चाहे एनसीईआरटी से करिए, चाहे आप सपोर्ट मटेरियल से करिए, या जो भी आपके पास मटेरियल है, बट प्लीज रिवाइज क्लास 9 जो आपका लेसन 4 था, उसे रिवाइज करना ही करना है। चलिए अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों थी? इसके 2 रीजन आपकी वर्कशीट में आए ही हैं कि तत्वों को अध्ययन करना आसान बनाने के लिए और तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से जानने के लिए। ऐसे 3 तत्वों के नाम लिखिए जो डॉबरनियर के त्रिक दर्शाते हो। तो इनमें से आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, कोई भी 3 तत्व। न्यूलैंड ने तत्वों को 8 तत्वों की क्षितिज प्रक्रियाओं में विभक्त किया। तो तत्वों को 8 तत्व की क्षितिज में विभक्त किया, बिल्कुल ठीक है। न्यूलैंड ने अष्टक नियम की 2 सीमाएं लिखी है। ये यहाँ पर आपको 3 सीमाएं दी हुई हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। उसके बाद है कि नीचे दिए गए तत्व के समूह डॉबरनियर के त्रिक के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो यहाँ हम एक बार इनके त्रिक को सामने ले आते हैं एंड देन वी विल कंपेयर सोडियम, सिलिकॉन एंड क्लोरीन। क्या इसे ट्रिक से ये मैच कर रहा है कहीं? नहीं। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये एक्चुअली उस समय उन्होंने नहीं किया, लेकिन हम करके देखेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने द्रव्यमान दिया हुआ है, बेरिलियम का 9 दिया हुआ है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, सिलिकॉन का 28 है, क्लोरीन का 35 है और कैल्शियम का 40 है। तो अब हमें अपने उत्तर को वेरीफाई करना है कि जो त्रिक के लिए उन्होंने क्या बोला था कि जो पहला और तीसरा है उनके द्रव्यमान को ऐड कीजिए। तो सोडियम का है 23 और क्लोरीन का है आपका 35। तो 23 प्लस 35 और फिर इसको हाफ कर देंगे, ये हमारा आएगा 58/2 एंड 29 यूनिट्स। तो क्या सिलिकॉन का 29 यूनिट है? 28 है। इसका मतलब ये त्रिक की परिभाषा से फिट नहीं बैठता, मैच नहीं करता। बेरिलियम का देखेंगे, अब बेरिलियम का है 9 और कैल्शियम का, इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर हाफ करेंगे। कैल्शियम का है 40 और फिर हाफ कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 49/2 और ये बन जाएगा आपका 24.5। तो अब यहाँ देखिए मैग्नीशियम का 24 है। वैसे तो पूरी तरह से नहीं आ रहा, लेकिन ये कहीं ना कहीं डेसिमल्स में होते हैं, पूरे राउंड फिगर नहीं होता। तो हम ये मान सकते हैं कि ये डॉबरनियर के त्रिक की जो परिभाषा है उससे मैच कर रहा है, मेल खा रहा है, तो ये त्रिक कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसको त्रिक नहीं कहा जा सकता, ये डिफरेंस ज़्यादा है। तो ये थे हमारे तत्वों को वर्गीकरण करने के कुछ आरंभिक प्रयास, जिसमें डॉबरनियर और न्यूलैंड का जो प्रयास है वो काफ़ी हद तक आगे वालों के लिए भूमिका बना। और तत्वों को वर्गीकृत क्यों किया जाता है, ये सब अभी तो बहुत स्टार्ट ही किया है अभी हमने चैप्टर। तो आगे हम मैंडलीफ और जो आधुनिक आवर्त सारणी बनी है उसके बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग है, मैं ये बात रिपीट कर रही हूँ। तो आप 9th वाला चैप्टर अपनी नई वर्कशीट आने से पहले ही रिवाइज कर लीजिए, तो आपको आगे का चैप्टर भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा इनके क्वेश्चंस करने में। तो टिल द नेक्स्ट वर्कशीट, बाय बाय।